आपने तो अपना गुस्सा निकाल लिया ना, अपनी अना पूरी कर ली, नहीं आप उसकी आंख में फिर गोली मारते हो, फिर आप उसके खून से हाथ धोते हो। तो मैं समझती हूँ ये कोई इंसान वाला अमल नहीं है, ये उनके अंदर कोई हैवान था जो निकला है बाहर। लड़की को 7 गोलियां लगी हैं और लड़के को 9 गोलियां लगी हैं, और इसके अलावा गोलियां जो लगी हैं वो सर में भी लगी है, पेट पे भी लगी है, सीने में भी लगी है। वही जो आपके घर की इज्जत है, जिसको आप समझते हैं हमने पर्दे में रखना है, हमने ये करना है, चादर 4 दीवार 800 वाट, उसको आप कत्ल करके ऐसे जमीन पे पड़ी है, हर दूसरा बंदा उसका दुपट्टा उतार के देख रहा है। ये गैरत नहीं थी। यहाँ पे आपकी गैरत कहाँ चली गई? अब उसकी कब्र कुशाई भी होगी, अब वो जो है उसका पोस्टमार्टम होगा, 10 और मर्द उसकी बॉडी को हाथ लगाएंगे, तो गैरत कहाँ है? ये इंतशार फैलाने के लिए या फिर और औरतों को खौफजदा करने के लिए कि अगर आप अपनी चॉइस की बात करेंगे या अगर आप अपनी मर्जी की बात करेंगे तो आपका हशर ये होगा। 2 दिन तो हम सो ही नहीं पा रहे थे इन चीज़ों पे देख के कि आपके सामने एक इंसान चल के जा रहा है और आप उसको पीछे से गोली मारते हैं। इन किस्म के वाक़यात में हमारे समाज में इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है कि इसको कोई गुनाह या जुर्म समझता ही नहीं है। कारों का लेवल लग गया है, उसने उसका फैसला देना है। अब वो फैसले में क्या होता है कि जिरगा बैठता है, जिरगा जो है वो कहता है कि भाई फलां बंदे ने अपने घर की औरत को कारी करके मारा है और तुम्हें कारो किया है, तुम अपना जो है इसको फैसला दोगे। अब वो लाख भी कहे कि मैंने नहीं किया, औरत भी बेकसूर है, मैं भी बेकसूर है, कोई नहीं मानता। बलूचिस्तान का ये वाला जो इलाका है बहुत बाशऊर है, किताबें पढ़ता है, सवाल करता है, सोचता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको आपका मेज़बान अपने पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता है। बलूचिस्तान में आज गुज़श्ता 2 रोज़ से एक टॉपिक ट्रेंड बना हुआ है और ट्रेंडिंग पे मामला जो है वो चल रहे हैं। डिगारी का वाक़या है जहाँ दोहरे कत्ल का वाक़या पेश है। गैरत के नाम पर ये जो मर्द खातून है इनको कत्ल किया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुई। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने नोटिस लिया, पुलिस हरकत में आई और इस हवाले से तमाम तर इंतजाम हैं वो मुकम्मल किए गए। और ये बताया जा रहा है वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से कि अब तक इसमें जो है वो एक कबायली सरदार समेत 11 अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। इंसानी हकूक़ की कारकुन हैं और इस हवाले से बहुत बड़ा काम किया है ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से। गैरत के नाम पर कत्ल समेत दीगर मामलात पर कॉमरेड हमीदा बलोच, मैडम थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर कमिंग हियर। क्या कहेंगी? वाक़यात हो रहे हैं, गैरत के नाम पर कत्ल हो रहे हैं और ओवरऑल सूरत हाल कैसे देखती हैं, और इस वाक़े के हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? थैंक यू दानिश, आपको बुलाने आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे। मेरा नाम हमीदा नूर है। ये जो वाक़या हुआ है डिगारी का, मतलब मेरे लिए तो एक मामूल का किस्सा है। वो इस तरह कि हम तो हर रोज़ ये वाक़या जो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं और हमारे इल्म में आ भी रहे हैं, लेकिन ये हौलनाक किस तरीके से है क्योंकि इसकी वीडियोज़ सामने आई हैं और इसने पूरे एक समाज को हिला के रख दिया है। जो संजीदा तबका है, जो हसास दिल रखने वाले हैं, जो इंसानी हुकूक पे यकीन रखने वाले लोग हैं, वो सब जो है इस पे तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं और इसमें फ़िक्रमंद भी नज़र आ रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये जो वाक़या है इनको झंझोड़ने के लिए और जगाने के लिए जो है इनकी वीडियोज़ का आना काफ़ी अच्छा रहा है। चलते हैं इस वाक़े पे। तो ये डिगारी का वाक़या कोयटा से ही करीब ही है, तो ये अर्बन एरिया है और यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो छुप सके। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पिछले 1.5 ईद से पहले का है, तो उस टाइम को अगर हम काउंट करें तो 1.5-2 महीने हो जाते हैं। 1.5-2 महीने में किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि यहाँ पे सैकड़ों लोगों ने 2 इंसानों को कत्ल किया है। तो उस कत्ल के पीछे जो है कौन है, क्यों हुआ है, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई उस पर बात करने वाला नहीं था। क्या वहाँ की इंतज़ामिया को पता नहीं चला कि वहाँ पे इस तरह की हुई हैं चीज़ें? तो ये मैं समझती हूँ कि हमारी हुकूमत की, हमारी इंतज़ामिया की, हमारी वहाँ पे जो पब्लिक है उन सब की बेहिस्सी और इस तरह के वाक़यात की एक्सेप्टेंस जो है वो ज़ाहिर करती है कि खातून और मर्द ने अगर अपनी पसंद की शादी की है या घर से निकले हैं। अभी तो एक और नैरेटिव सामने आया ना, एक 90 डिग्री वाला जो है टर्न किया है सीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। तो उसके बाद देख रहे हैं कि लोग आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रहे हैं। हालांकि अब भी खामोश होने की ज़रूरत नहीं है। अब जो उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस पर अभी और मज़ीद बात करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये वाक़या होता है कोयटा के करीब और किसी को पता नहीं चलता अनटिल एंड अनलेस वहीं पे जिन लोगों ने कत्ल किया है खुद वीडियोज़ बनाई हैं और उनमें से ही किसी ने रिलीज़ किया है। बिल्कुल। अब हम ये इसमें देखते हैं कि वो ज़मीर के हाथों मजबूर होकर किया है या ये इंतशार फैलाने के लिए या फिर और औरतों को खौफजदा करने के लिए कि अगर आप अपनी चॉइस की बात करेंगे या अगर आप अपनी मर्जी की बात करेंगे तो आपका हशर ये होगा।
बिल्कुल ऐसे ही ये हो सकता है। हो सकता है, और कई ऐसे लोग हैं जो इससे खौफजदा भी हुए हैं, कई बच्चियां ऐसी हैं जो इससे खौफजदा हुई हैं। तो ये खौफ का माहौल तो फैला है नई जनरेशन के अंदर। इसके अंदर जो इश्तियाल में आया है वो वाला तबका है जो 30+ है, जो नीचे वाला तबका है वो खौफजदा है। तो हमें ये देखना होगा, और ये वीडियोस जो हैं आई हैं वो उन सबको मतलब एक ट्रामा वाली कैफियत है, और हम खुद उस ट्रामा से गुजर रहे हैं। 2 दिन तो हम सो ही नहीं पा रहे थे इन चीज़ों पे देख के कि आपके सामने एक इंसान चल के जा रहा है और आप उसको पीछे से गोली मारते हैं। अगला इंसान तड़प रहा है आपके आगे, आप बजाय उसके ठीक है आपने गुस्से में उसको गोली मार दी, अगर वो नहीं मरा आप उसको हॉस्पिटल ले जा सकते थे। आपने तो अपना गुस्सा निकाल लिया ना, अपनी अना पूरी कर ली, नहीं आप उसकी आंख में फिर गोली मारते हो, फिर आप उसके खून से हाथ धोते हो। तो मैं समझती हूँ ये कोई इंसान वाला अमल नहीं है, ये उनके अंदर कोई हैवान था जो निकला है बाहर, और ये हैवानियत वाला अमल था जो हमें देखने को मिला है। बहरहाल मैं इसमें सोशल मीडिया, जितने भी हमारे एक्टिविस्ट हैं या जो सोशल मीडिया का किरदार रहा है, उसने फ़ौरन इस पे सीएम को, इंतज़ामिया को एक्शन लेने पे मजबूर किया। एक्शन हुआ है, और सुनने में आ रहा है कि वो लड़की का जो कबीला है, उनके जो सरदार हैं, उन्होंने जो फैसला किया था उनको अरेस्ट किया है, बकाया 11 और लोगों को किया है, 15 और नामालूम लोगों के खिलाफ भी FIR की है दहशतगर्दी में। बिल्कुल, लेकिन ये वाकया दहशतगर्दी में नहीं, कत्ल में आता है। बिल्कुल, वो दफात में कत्ल, इकदाम कत्ल और दहशतगर्दी और बाकी दफात शामिल है। बिल्कुल, चीजें जो है वो होनी चाहिए। जो गैरत के नाम पे कत्ल है वो उसमें 302C लगता है, और इसमें जो है आप आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं हो सकती? नहीं हो सकती इसमें। अगर आप फैमिली रजामंदी कर भी लेगी तो वो नहीं होगी। इसमें स्टेट आपका जो है इस केस का मुद्दई बनता है, पार्टी बनता है, वही आपका केस जो है फॉलो करता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस तरह से जब तक ये चीज़ें बाहर नहीं आई, स्टेट ने कोई एक्शन नहीं लिया था, वहाँ की पुलिस ने, इंतजामिया ने कोई एक्शन लिया था। हाँ, अब अगर वो ले रहे हैं तो ये एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन ये कब तक ये इस पे अमल होगा? वो सरदार साहब जिसको उठाया है, सुनने में आया है कुछ और सरदार उसकी जो है फेवर में उठ के आ गए। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसका ये मतलब है कि सबके इंटरेस्ट जो है अभी वो ऐसे झोल रहे हैं, क्योंकि सरदार का दोस्त है, तो वो कभी भी अपने मफादात को और जो जाहिर है उनको अपने कबीले में, अपने लोगों में एक खौफ पैदा रखने के लिए इस तरह के फैसले करने होते हैं, करते हैं, जानबूझ के भी करते हैं, ताकि उनका असर रहे अपने लोगों पे, उनका कंट्रोल रहे कि हम इतनी पावर रखते हैं, हम चाहें तो किसी को भी मरवा सकते हैं, किसी को भी मार सकते हैं, और आप कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो एक सरदार ने ये फैसला किया है, उस सरदार पे अगर कोई हुकूमती कार्रवाई हो रही है तो दूसरे सरदार उसको बचाने के लिए मैदान में आ गए। बिल्कुल। अब कल रात उनकी प्रेस रिलीज आई थी कि इस डिगारी वाक़ये को जवाब बनाकर सरदार सातकज़ई के घर पर छापा मारा गया और चादर और चारदीवारी के तकद्दुस की पामाली की गई। मतलब उन्होंने इस वाक़ये की, सरदार सातकज़ई की गिरफ्तारी की मज़म्मत की है, और ये एक बयानिया उनका था। दूसरी तरफ आज सरदार सातकज़ई को ATC की अदालत में पेश किया गया, ATC 1 में पेश किया गया था, और 2 रोज़ा रिमांड पर पुलिस के हवाले किया गया। ये बताया जा रहा है 11 अफराद गिरफ्तार हुए, वज़ीर आला ने इस बात की तस्दीक की है, लेकिन पेश 1 को सिर्फ किया गया, बाकी 10 कहाँ हैं? दैट इज़ अ क्वेश्चन। बहरहाल ये तो उनसे बनता है। अब इस वाक़ये के हवाले से बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें थी, बहुत सारी बातें थी। कल तक, आज वज़ीर आला की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कबल तक बातें कुछ और थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 180 डिग्री में हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें एकदम से बदल गई। आप क्या समझती हैं, ये मामला क्यों एकदम से रुख बदल गया उनका? वज़ीर आला तो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो शादीशुदा ही नहीं थे, वो निकाह ही उन्होंने नहीं किया था। देखिए, विक्टिम ब्लेमिंग तो हमारा एक उसूल रहा है कि जो विक्टिम है वही कसूरवार है, क्योंकि उसने कोई गलती की है तो उसको सज़ा मिली है। और यही चीज़ जो है, मतलब CM साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़ाहिर होती है कि वो ये पहले तो एक दुख का इज़हार कर रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं, उसके बाद फिर ये कहते हैं कि वो खातून के 5 बच्चे हैं, उस शख्स के भी 5 बच्चे हैं, वो 40-45 साल का है, फिलहाल और जो है ये हुआ है। तो इट मीन्स कि आप एक तरह से जो उस केस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खातून का या मर्द का कत्ल जो है वो ठीक हुआ है। और हमारे CM साहब उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं कोई भी दबाव उस पर काबिल कबूल नहीं है, कबायली सरदार हो भी इसको सजा मिलेगी। यकीनन अगर वो करते हैं तो हम समझेंगे कि एक एग्जांपल सेट हो गई कि इस तरह के फैसले करने वालों को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। कत्ल करने से ज्यादा फैसला करने वाला इसका वो है ना, जिम्मेदार है। अगर उसको सजा मिल गई तो ऐसे 10-15 और जो फैसला करने वाले गद्दी नशीन बैठे हुए हैं उनको भी एक अच्छा खासा सबक मिलेगा। तो हम
उम्मीद रखते हैं, मुतालबा भी करते हैं कि सीएम सजा दिलवाए। बाकायदा इस केस को एक एग्जाम्पल बनाने के लिए जो केस की हेयरिंग्स होती हैं उसको लाइव स्ट्रीम करें, पब्लिक को दिखाएं कि इस केस में इन लोगों ने ये फैसला किया था, कोर्ट में जो है ये जस्टिस हो रहा है, इनका ट्रायल्स हो रहे हैं और बिल्कुल जो है फेयर हो रहा है। फिर हम यकीन करेंगे कि वाकई आपने एक अच्छा आप सही कह रही हैं। मतलब ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि क्या बाकियों के साथ क्या सूरत हाल होगी, चूंकि अब जब सरदार का नाम आया और बाकी सरदार सारे निकल आए तो अल्लाह करे कि हो, लेकिन उम्मीद नजर नहीं आ रही। दैट इज़ अ फैक्ट। बहरहाल आपके पास कोई ज़ाती तौर पर कोई मालूमात है इस ख़ानदान के बारे में, ये मर्द खातून के बारे में आपने कुछ इन्वेस्टिगेट किया है आप? ये शुरू में जब वाक़या हमारे पास आया था तो कुछ इसकी फैमिली के लोग थे, हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमें कौम कबीला वगैरह सारा बताया था। फिर हम मज़ीद मालूमात लेने की कोशिश कर रहे थे तो वो शायद डर खौफ की वजह से जो है वो मालूमात नहीं दे रहे थे। अब जब सीएम का एक वो आ गया, नैरेटिव आ गया, तो अब 10 किस्म की भी बातें आ जाएं तो वो फिर काबिल कबूल नहीं रहती। तो नहीं, हमारा अभी तक राब्ते हो रहे हैं लेकिन कोई इस तरह की चीज़ें जो है वो फैक्ट सामने नहीं आ रहे कि क्या है। ये तो फिर अब यही होगा कि जितने भी हमारे यहाँ पे ह्यूमन राइट्स के जो इंडिपेंडेंट इदारे हैं, यूएन है, कमीशंस यहाँ पे बने हुए हैं, NCSW है, PCSW है, NCHR है, HRSP है, यूएन की एजेंसीज है जो वुमेन राइट्स पे, ये अपना एक मुश्तरका डेलीगेशन बना के उस इलाके का विजिट करके फैक्ट एंड फाइंडिंग्स कर सकते हैं कि वहाँ हुआ क्या था और उसकी क्या हकायक है। तो एक जो है वो चीज़ हम कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल्स जो है वो अपनी एक बसात के मुताबिक काम कर सकता है, अपनी कैपेसिटी के मुताबिक, बिल्कुल उससे ज़्यादा वो नहीं कर सकता। तो ये कमीशन जो है वो बना के वहाँ पे जाके इन्वेस्टिगेट करें और पता चल जाएगा, क्योंकि अभी तो सीएम वही बात कर रहा है जो इलाके से उनको बात पता चल रही है ना, जबकि सीएम ये भी बात कर रहा है कि पुलिस वहां जा रही है, मर्द चले जाते हैं, औरतें उन पे पथराव करती हैं। फिर आपको ये इन्फॉर्मेशन दे कौन रहा है? कोई थर्ड पर्सन दे रहा है। अब थर्ड पर्सन को तो फैमिली ने जो बताया होगा वो वही बात करेगा ना, और वो जो भी इल्जाम लगाएंगे उसका दिफा करने के लिए दोनों मकतूलीन में से कोई भी जिंदा नहीं है, बिल्कुल, कि वो अपना दिफा कर सके कि नहीं ये बात गलत है या सही है। अगर सही भी है तो कत्ल करने का किसी आम सिविलियन को कोई हक नहीं है कि वो फैसला करे कि आप जाएं और इस तरह सैकड़ों लोगों के बीच में आप औरत को कत्ल करें। और मेरा सवाल यहाँ पे ये भी आता है, जिस गैरत का आप मुजाहरा कर रहे हो और आप फ़ख्र से उसको गोली मार रहे हो, फिर वही जो आपके घर की इज्जत है, जिसको आप समझते हैं हमने पर्दे में रखना है, हमने ये करना है, चादर चार दीवार वाट सो वाट, उसको आप कत्ल करके ऐसे ज़मीन पे पड़ी है, हर दूसरा बंदा उसका दुपट्टा उतार उतार के देख रहा है, ये गैरत नहीं थी? यहाँ पे आपकी गैरत कहाँ चली गई? अब उसकी कब्र कुशाई भी होगी, बिल्कुल हो गई। अब वो जो है उसका पोस्टमार्टम होगा, 10 और मर्द उसकी बॉडी को हाथ लगाएंगे, तो गैरत कहाँ है? बिल्कुल। आज कब्र कुशाई से आपने बताया, आज उनकी कब्र कुशाई हुई थी। मेरी पुलिस सर्जन जो है डॉक्टर आयशा साहिबा, उनसे बात हुई तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें लिख कर भेजी थी इस हवाले से कि पोस्टमार्टम हो गया, डिगारी कब्रिस्तान में इनकी तदफीन हुई थी और ये कत्ल हुआ था 4/6/2025 को, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून को, 4 जून को ये इनका कत्ल हुआ था। आज उनका वो हुआ है। लड़की को बिल्कुल, लड़की को 7 गोलियां लगी हैं और लड़के को 9 गोलियां लगी हैं। और इसके अलावा गोलियां जो लगी हैं वो सर में भी लगी है, पेट में भी लगी है, सीने में भी लगी है। तो ये डॉक्टर आयशा साहिबा थी जिन्होंने आज वो पोस्टमार्टम और कब्र कुशाई की थी। तो ये तमाम चीज़ें एक तरफ हो गई। कत्ल तो किसी सूरत भी जस्टिफाइबल नहीं है, कुछ भी नहीं। और भी बहुत सारे फैसले हो सकते थे। अब अल्लाह जाने क्यों उनको ये फैसला सूट कर गया, या वो जिरगे ने क्यों ये फैसला किया, सरदार ने क्यों फैसला किया। आप क्या समझती हैं, इससे क्या तासुर जाएगा? फैसला करने के नहीं, ये जो फैसला आया है इससे एक तो ये है कि बहुत ही बलूचिस्तान के बाहर जो लोग हैं वो फोन करें कि आप ऐसा फैसले आप लोग यहाँ ये होता है, ये तो एक तासुर बन गया। इसके अलावा इंटरनेशनली क्या तासुर जाएगा? देखिए, इंटरनेशनल लेवल पे तो जाहिर सी बात है ये एक मकरू चेहरा सामने आया है। हालांकि हमारी रिवायात, हमारी वो जो कल्चर है, एक खूबसूरती है, उसको रिच चीज़ें, बहुत अच्छी चीज़ें भी हैं, लेकिन ये कि वो एक बलूचिस्तान के जो हालात चल रहे हैं तो एक तीसरी कुव्वतों को ये मौका मिल गया है कि वो उसको ख़राब करने के लिए इस वाक़े को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है और मुख्तलिफ एंगल से पेश किया जा रहा है। तो ये भी एक फैक्ट है जिसको हमें देखना होगा। लेकिन ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि आप इससे नज़रें चुरा लें या इस चीज़ पे कि नहीं ये वाक़या हमारे पास नहीं होता, ये तो हमें बदनाम करने के लिए हुआ। ये भी एक बेवकूफ़ी होगी और गलत अमल होगा। ये हुआ है और ये सरदार ने किया है। उस सरदार को सजा दो। वो सरदारी कबायली या जो भी इस तरह का निज़ाम है जहाँ फैसले होते हैं, बलूचिस्तान का ये वाला जो इलाका है बहुत बाशऊर है, किताबें पढ़ता है, सवाल करता है, सोचता है। तो ये इस मामले पे
किसी के दिमाग में कोई सवाल क्यों नहीं आया, किसी ने कोई बात क्यों नहीं की, किसी ने इस पर रेजिस्ट क्यों नहीं किया? हालांकि करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। स्टेट के साथ तो लड़ रहे हैं, अपने कबीले के साथ कब लड़ेंगे? अपने कबीले के सरदार के साथ कब लड़ेंगे? तो ये भी एक वक्त की ज़रूरत है जहाँ पे हमें ये सब कुछ करने की है। और जहाँ तक ये सरदार का फैसला है, देखो सरदार तो वो फैसला करेंगे जिसमें उनके इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट क्या है कि वो किसी और की ज़िंदगी का फैसला करके खुद को ज़्यादा ताकतवर महसूस करते हैं, और ये उनको ताकत का नशा ही होता है जो इस तरह के फैसले करवाता है। अब आप देख लें कि सरदार गिरफ्तार होता है, बाकी सरदारों को जैसे वो नींद आना खत्म हो गई है। वो किसी के मरने पे तो इस तरह से नहीं तड़पे हैं, लेकिन एक सरदार के गिरफ्तार होने पे तड़प उठे हैं। और रातों रात जो है उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आ जाती है। तो क्या है, एक सरदार दूसरे सरदार के मफादात का होता है, रखवाला होता है। वो क्यों? क्योंकि एक सरदार पकड़ा गया तो अगले सरदार की भी बारी आएगी, और वो सरदार कभी नहीं चाहेगा कि उसकी ताकत का जो एक वो है लोगों की जिंदगियों के फैसले करने का, वो कभी खत्म। बिल्कुल हो सकता है, मैं इस पर कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि मेरा ताल्लुक भी सरदारों से पढ़ सकता है, पढ़ेगा। पर आप क्या समझते हैं, सिर्फ बलूचिस्तान में कारोकारी के वाक़े हैं, तो इस तरह के और भी बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं, मतलब जिनमें खातून या खवातीन कुर्बानी का बकरा बन जाती हैं? ऐसा है बिल्कुल। जितने भी देखो यहाँ मर्दाना समाज, जब हम बात करते हैं ना कि पिदरसरी समाज है या मर्दाना समाज है, इसका मतलब ये है कि खवातीन को यहाँ पे बकरी का कुर्बानी का बकरा इसलिए बना दिया जाता है कि जब वो दो मर्दों का आपस में कोई दुश्मनी भी होती है, वो कत्ल हो जाते हैं, और एक इसी तरह का कोई सरदार बैठता है, फैसला करता है, और उसकी नज़र में कोई बच्ची आ जाती है जो किसी कातिल के घर की है, और वो कहता है कि आप बदले में अपनी बेटी, बहन या कोई भी जो है वो वनी करके इस शख्स को देंगे। अब वो शख्स की उम्र 40 साल भी हो सकती है, 50 साल भी हो सकती है, बच्ची उसके साथ सामने माइनर है, और उनकी शादियां भी हो जाती हैं। ये वाक़यात भी होते हैं। दूसरा ये जो एक तो गैरत के नाम पे कत्ल है ना, एक मतलब गैरत के नाम पे कत्ल किया जाता है, इसके कुछ और भी टर्म्स यूज होती हैं, स्याहकारी, कारोकारी होती है। स्याहकारी ये होती है कि स्याहकारी इसी को भी कहते हैं, जो ये खातून है इसको पहले स्याहकार किया गया, उसके बाद फैसला हुआ कि ये तो स्याहकार है, इसको मारना है। और यही होता है, जो लोग चले जाते हैं बच्चे बच्चियाँ आपस में पसंद की शादी करने के लिए, फैमिलीज नहीं मानती, वो निकल जाते हैं, फिर उनको जब वापस लाया जाता है तो उनको कारोकारी कहा जाता है। फिर वो जब जिरगे में बैठते हैं, फैसला होता है, तो फैसले में या तो लड़के पे चटियां रख के दोनों की जिंदगियां बख्श दी जाती हैं, और या तो फिर लड़का लड़की के मारने का फैसला होता है। तो ये वो वाक़यात हैं जो स्याहकारी में होते हैं। एक वो वाक़या भी होता है कि एक मर्द ने किसी भी बात पे आके अपनी घर की औरत को मारा है। वो बाप भी है, कोई भाई भी हो सकता है, बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसने मार दिया, उसने एक इल्ज़ाम लगा दिया फॉर सपोज किसी भी मर्द पे। अब वो मर्द चाहे आप उससे 40 किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, लेकिन वो अपनी औरत को मार दिया है, तो वो मर्द जो है अभी उसको फैसला देना है, उसको कारों का लेवल लग गया है, उसने उसका फैसला देना है। अब वो फैसले में क्या होता है कि जिरगा बैठता है, जिरगा जो है वो कहता है कि भाई फलां बंदे ने अपने घर की औरत को कारी करके मारा है और तुम्हें कारो किया है, तुम अपना जो है इसको फैसला दोगे। अब वो लाख भी कहे कि मैंने नहीं किया, औरत भी बेकसूर है, मैं भी बेकसूर है, कोई नहीं मानता, उसे फैसला लिया जाता है। अब वो मुलविस हो या ना हो ना हो, ज़्यादातर नहीं होते, ज़्यादातर ज़ाती दुश्मनियाँ होती हैं, ज़मीन के मामलात होते हैं, लेन देन का मामला होता है, पसंद नापसंद का मामला होता है, शौहर को बीवी पसंद नहीं आ रही, उस पर कोई मामला होता है, माँ ने बेटे के साथ कोई ऐसी बात की हुई है, बेटा किसी गुस्से में है, वो अपनी माँ को कारी कर दे। आजकल ये भी है कि बेटा माँ को कारी करके मारता है। तो ये चीज़ें हैं। फिर वो बंदा शख्स जो है ख़ुद को क्लियर नहीं कर सकता, तो उस पर चट्टी रखी जाती है जो लाखों में होती है, और वो लाखों भर के देता है। एक ये है औरत मारती। कुछ वाक़यात में ऐसा है कि कोई मर्द जो है अपने घर की औरत को कारी करता है, उसके साथ किसी मर्द को भी कारी करता है, वो मारा नहीं है, किसी तरह से लड़की भी बच गई है, लड़का भी बच गया। लड़की को किसी की सैयद की पनाह में रख दिया, लड़का जो है बाहर है, उसको भी मतलब अपनी पनाह में उसमें रखा जाता है, और वो वहाँ पे फिर से जिरगा बैठता है और उन पे जो है फैसला करने की कोशिश की जाती है। वो भी फिर लाखों में बनती है। तो वो शख्स जो है लड़के से भी लाखों रुपये बटोरता है। जो औरत है बीवी है तो उसको तलाक दे देगा, अगर बेटी है शादीशुदा नहीं है तो उसकी भी शादी कहीं और करवाएगा, लेकिन वहाँ से भी उस बेटी के पैसे लेगा। और उन जो डिक्लेयर्ड वुमेन होती हैं, कारी डिक्लेयर्ड वुमेन, वो फिर सारी ज़िंदगी अपने ऊपर से ये लेबल नहीं हटा सकती। एक तो औरत कारी के नाम से कत्ल हो गई ना, एक तो वो है जो जिंदा है लेकिन उस पर कारी का लेबल लगा हुआ है।
और वो अपनी पूरी ज़िंदगी इस लेबल के साथ किसी गैर ख़ानदान में किसी ऐसे शख्स के साथ गुजार रही है जिसको वो जानती भी नहीं है। अब उसकी किस्मत है कि उसको अच्छा शख्स मिले या अच्छा शख्स ना मिले। अगर मिल गया तो वो उसकी किस्मत थी कि वो उसकी बाकी की ज़िंदगी अच्छी गुजर जाती है, अदरवाइज़ उसका स्टेटस जो है वो सोशल स्टेटस तो रहता नहीं है उसका। उसको हरदम अगर सास है, नंदे हैं, औरतों में होता है ना, वो कोई ना छोटी से छोटी बातें भी कह देती है, तुम तो कर रही हो, तुम्हें किस चीज़ की डिमांड करने बैठ गई है, क्यों तुम मेरे बेटे को तंग कर, ताना बन जाता है, ताना बन जाता है और सारी जिंदगी उस ताने के नीचे गुजारती है। तो ये भी है। और ये मामलात भी जो है डिस्कोर्स में आने चाहिए। जो डिक्लेयर्ड वुमेन कारी हैं उनका स्टेटस क्या है, इस पे क्या कानून साजी हो रही है, और जो ये फैसला करने वाले हमारे सरदार हैं जो सारे अभी एक खेप बना के खड़े हो गए हैं, अब पूरा कैंप हम देख रहे हैं कि वो सरदारों का जमा है, वो इन चीज़ों पे तो देखें ना कि एक औरत की ज़िंदगी आप जहन्नुम बना रहे हो, उसकी एक छोटी सी गलती के लिए आप उसको उम्र भर की सज़ा दे रहे हो। किसने हक दिया है आपको? कुरान में तो ऐसी कोई बात नहीं है, मज़हब में भी ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं, उस पर कोई आलिम दीन ही बात कर सकता है, मेरा इल्म इतना ज़्यादा नहीं है तो वो ही बात करके बता सकता है। लेकिन अगर इस तरह का है, गैर अखलाकी हरकत है, तो इसको भी आप जो है आपका आइन है, कानून है, उसके मुताबिक फैसले करने चाहिए। किसी इंडिविजुअल्स को कोई हक नहीं है कि आप किसी को बेच दो। अब खरीदा हुआ माल, जैसे हम कहते हैं ना, जानवर जो है खरीदा हुआ है हमारा, हम उसका चाहे जो भी हाल करें, तो औरत भी खरीदी हुई है, गुलाम है आपकी, आप उसका जो भी हाल करें कोई आपसे पूछने वाला नहीं है, क्योंकि लड़की वाले पलट के उस लड़की से ताल्लुक भी नहीं रखते, बात मतलब खानदान वाला आना जाना भी नहीं रखते। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, और ये पूरा इस नसीराबाद डिवीज़न से भी बाकी जगहों पे भी हो रहे हैं, पश्तून इलाकों में भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि वो उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो रहे। अभी मैं रिपोर्ट नहीं, डेटा देख रही थी तो 2025 का तो अभी डेटा आया ही नहीं है, पिछले उसमें 32 कत्ल जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। जबकि मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, मुझे वहाँ नसीराबाद डिवीज़न के 8 कत्ल का पता है जो एक हफ्ते में हुए हैं। मतलब एक दिन का एक। तो आप 32 जो 1 साल का कैसे बता रहे हो, वो भी पूरे बलूचिस्तान का। रिपोर्ट नहीं होती, रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट नहीं हो रहे तो फिर आपकी इंतजामिया पुलिस हर जगहों पे बैठी हुई है, उनको तो पता चल रहा है ना कि यहाँ पे कोई ना कोई कत्ल हुआ है, वो क्यों नहीं पार्टी बन के वहां जाती है। अच्छा, आज के ये जो वाकया हुआ है, ये डिगारी वाला, ये पुलिस के इत्तला, पुलिस को इस मामले का पता था, उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया। अब जो डीएसपी को मुअत्तल किए गए हैं, इस इलाके के डीएसपी को मुअत्तल किए गए कि रिपोर्ट क्यों नहीं कराई थी, तो उनकी तरफ से तो कोई अभी तक खैर रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन ये कि पुलिस के ये इल्म में ये वाकया था कि ऐसा कुछ हुआ है और उन्होंने मिट्टी डाल दी थी। अभी चले डीएसपी को सस्पेंड कर दिया, क्यों आपने एफआईआर नहीं करवाई या मामले क्यों नहीं पड़ा, अब उनकी मौक़िफ़ जब आएगा तो। लेकिन ये कि ये लाजमी इंतजामिया को हर हाल में, मतलब लेडीज हो, पुलिस हो या इंतजामिया, उनको हमेशा पता होता है इन चीज़ों का, पता होता है। दूसरा ये कि ये 302C का कत्ल होता है, इसमें अगर कोई एफआईआर के लिए मुद्दई नहीं भी बन रहा, जो सीएम साहब बात भी कर रहे हैं कि किसी ने एफआईआर नहीं करवाई, भाई ये आपका कानून है कि कोई एफआईआर नहीं करता तो स्टेट खुद उसकी एफआईआर करे। बिल्कुल। अब कैसे हुआ? अभी भी तो किसी ने नहीं कराया, पुलिस ने किया, तो पुलिस ही करवाती है। नसीराबाद में एक कत्ल हुआ था खातून का, और वो खातून वहाँ पे मुर्दा खाने में पड़ी हुई थी 2 दिन से, लावारिस लाश के तौर पे। हाँ, जब हमें पता चला, उसका कहीं ना कहीं से ढूंढ से सिंध के कुछ लोग आए कि शायद ही हमारी हो रहा थी, क्योंकि उसका जो कबीला था वो उसके साथ मैच हो रहा था। उसने कहा कि इंसानी हमदर्दी में हम लोग आए। तो मैं भी जब उनके साथ गई, रात के 12-1 बजे तक मतलब हम वहाँ बैठे रहे और कोई भी उसकी एफआईआर करने के लिए तैयार नहीं था। फिर पुलिस पे हमने प्रेशर डाला, पुलिस ने अपनी मुतैयत में उसकी एफआईआर की, फिर वो तो बड़े मामला चले उसके। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल आपको दे सकती हूँ कि उस्ताद मोहम्मद में, जैसे पुलिस की बात हम कर रहे हैं, तो पुलिस एक केस हुआ और लड़की कारी डिक्लेयर हुई, और वो जो है पुलिस की हरात उसमें तहवील में आई, उसको बचाया गया किसी भी तरीके से। फिर हमने वो फोन किया कि ये लड़की जो है, जो इस तरह से कारी डिक्लेयर हुई है और इस तरह आपने उसको अपनी तहवील में किया है, तो उसको आपने जुडिशल रिमांड उस पर रख के दारुल अमान भेजा है या कहीं और भेजा है, कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि हमने इसको किसी सैयद के घर पे रखा है। ये किसने कहा आपको? पुलिस ने। तो मैंने कहा कि ये आप कैसे रख सकते हैं, यहाँ पे उसकी लाइफ रिस्क पे आ सकती है। तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पे वो सैयद हैं, ये है हमारा यहाँ पे बलोची निज़ाम है, इसी तरह होता है, ये होता है। अब ये पुलिस के अल्फाज है। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरह के वाक़यात में जो हमारी इंतज़ामिया है, पुलिस है, वकील हैं, जो भी है ना, जब ये वाक़यात उनकी उसमें आते हैं तो वो कहते हैं ये रवाज है, ये रस्म है, हमने जो है फिर इसको इसी तरह से हैंडल करना है, सैयदों के पास छोड़ना है ताकि वो उसके पास रहे। हालांकि अभी एक रिसेंट वाक़या हमें पता चला है कि एक जो पनाह में दी गई थी लड़की किसी सरदार के घर पे, वहाँ पे उसको खुदकशी
हुई है। और जो लड़के वाले हैं वो कहते हैं कि नहीं, इसको कत्ल किया गया है लड़की को, तो अब इसकी कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? पुलिस कहेगी कि नहीं, वो उसने तो वाकई खुदकुशी कर ली थी। तो कहने का मकसद ये है कि इन किस्म के वाक़यात में हमारे समाज में इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है कि इसको कोई गुनाह या जुर्म समझता ही नहीं है। वो जो विक्टिम बन जाता है, चाहे उसने कुछ किया है या नहीं किया है, विक्टिम वो बन गया है, तो उसको सज़ा देना ज़रूरी है। अब वो सज़ा किस तरह से होगी? या तो उसको मार दिया जाएगा या बेच दिया जाएगा, लड़के से पैसे लेके उसको, वो फिर भी खानदान में अपने उसी स्टेटस के साथ रहता है। वो बच गया है, पैसे देके फिर स्टेटस, लड़की की जिंदगी पूरी या मर गई या बेच दी गई, ये सारा कुछ जो है उनके साथ होता है। और कई लड़कियां ऐसी है जो बेगुनाह साबित हुई हैं, शादी के बाद उनके शोहरों ने गवाहियां दी हैं कि लड़की साफ है। तो ये चीजें हैं। दूसरा ये कि ये जो समाज है हमारा, ये कंप्लीटली औरत दुश्मन है। औरत को हम अपनी इज्जत भी समझ रहे हैं, उसको फख्र भी समझ रहे हैं, लेकिन जहाँ मौका मिलता है अपने मर्दों को बचाने का, औरत उनका एक हथियार होती है। या तो उसके जरिए किसी से बदला ले लो, या अपनी किसी गलती के एवज में उस लड़की को उसके हवाले कर दो। तो ये चीज़ें जो है हमारे समाज में हैं, इसको हमने एक्सेप्ट करना है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है, इसके खिलाफ हमें कानून साजी करनी है। जो मर गई हैं उनको इंसाफ देना है, जो बची हुई हैं और जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रही हैं उनको भी हमने प्रोटेक्शन देना है। आप जो बातें कर रही हैं बहुत अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली बातें हैं। बहरहाल, आप क्या समझती हैं, क्या किरदार अदा करना चाहिए जो इदारे हैं जो इंसानी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए, उनको क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, किरदार वो इदारे बने हैं इसलिए कि औरत को प्रोटेक्शन देना, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि वो उन सब इदारों में जो है इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जो अपने ऑफिस से तो बाहर नहीं निकलते। अगर वो ऑफिस से निकल भी रही हैं, प्रोविंशियल लेवल पे, वो कोयटा से बाहर नहीं जा रहे, तो कोयटा तक तो हर बात नहीं पहुंच रही ना। आपने इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, टैकल करने के लिए आपको खुद जाना पड़ेगा इन इलाकों में, रूरल एरियाज में। आप कम से कम साल में 2-3 विजिट्स तो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं वहाँ पे अपने मिशंस भेजें, वह इलाकों में फाइंडिंग्स करें, जहाँ पे केसेस हो रहे हैं उनकी फैमिलीज में जाके बात करें, ताकि उनको एहसास तो हो कि यहाँ पे कोई उनसे पूछने वाला है और ये कत्ल जो है वो अभी कोई करेगा तो उससे सवाल करने के लिए ये लोग आएंगे यहाँ पे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि औरतों के बने हुए कमीशन हैं, ह्यूमन राइट्स के हैं, जितने भी हैं, इवन के बहुत सारे इदारों को मैंने इतनी अपीलें डाली हैं कि आप लोग आएँ, एक कमीशन, एक फाइंडिंग्स जो है वो वहाँ पे डेलीगेशन ले जाएँ और वहाँ पे ये इन इश्यूज पे बात करें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि पुलिस, इदारे, ह्यूमन राइट्स, XYZ सब गहरी नींद सो रहे हैं। बलूचिस्तान में या पूरे पाकिस्तान में? पाकिस्तान के बाकी इलाकों में तो काफ़ी बेहतरी है, वहाँ पे काम होता है, डेलीगेशन भी जाते हैं, काम भी होता है, वहाँ पे आवाम भी बहुत ज़्यादा जो है वो एक्टिव होती है। बलूचिस्तान की बदकिस्मती है, ये तो बहाना बना दिया कि हालात ख़राब है, हम कहीं नहीं जा सकते। मैं उनको कहती हूँ, आप नसीराबाद आएँ, अगर आप पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देती, मैं अपनी ज़ाती प्रोटेक्शन में आपको लेके जाती हूँ, मैं आपको अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी में लेके जाऊँगी। आप जाएँ, इन फैमिलीज़ के साथ मिले, क्योंकि आप इदारा हो, आप कर सकते हो, मैं इंडिविजुअल नहीं कर सकती, कैपेसिटी नहीं है हमारी। आपकी कैपेसिटी है क्योंकि आपके पीछे पूरा सिस्टम है, नहीं आते कोई भी। आप सही कह रहे हैं, बहुत मुश्किलात हैं या होती होंगी उनको जिनकी वजह से नहीं आ रही। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच मैडम हमीदा नूर, आप आई यहाँ पर, मैं अब ये तस्दीक कर लूँ। बहरहाल आपके बहुत शुक्रिया, आप आई यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों पर बात हुई और इन तमाम चीज़ों पर आपने चूँकि मामला पर बहुत काम किया, आपके पास बहुत मालूमात थी, हमने आपका कीमती वक्त लिया, थैंक यू सो वेरी मच। और नाज़रीन, मैडम हमीदा नूर से हम यहीं पर इख्तिताम चाहेंगे और ये पॉडकास्ट भी यहीं पर इख्तिताम को पहुँचता है। इंशाल्लाह एक नए मेहमान और एक नए पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।